हेलो गाइज एंड व्हाट्सएप, क्या हालचाल है। आई होप एवरीवन इज फाइन। आई एम पिंटू सैनी, मैथमेटिक्स मेंटर। आपको लेके चलता हूँ सेट्स की ओर। तो बेटे प्रीवियस 2 क्लासेस में अपन ने यानी कि सेट्स का कंप्लीट थ्योरी पढ़ा था कि एक सेट्स का इंट्रोडक्शन क्या होता है, एक सेट्स का यानी कि रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, एक सेट्स के टाइप क्या होते हैं, सब सेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट्स क्या होता है, वेन डायग्राम क्या होता है। और यानी कि फिर अपन ने इसके यानी कि ऑपरेशन के बारे में पढ़ा था कि एक सेट्स पर अपन क्या क्या काम कर सकते हैं, जिसमें अपन ने पढ़ा था यूनियन ऑफ सेट्स को पढ़ा था, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को पढ़ा था, डिफरेंस ऑफ सेट्स को पढ़ा था। तो यानी कि कुछ बेसिक जितना भी आपके यानी कि चैप्टर फर्स्ट में सेट से रिलेटेड कुछ बेसिक जो एनसीईआरटी की बुक में था वो सारी कंप्लीट थ्योरी अपन ने प्रीवियस 2 लेक्चरों में कर ली थी। अगर तो अब उनसे रिलेटेड की जो भी यानी कि अपन ने कंप्लीट थ्योरी पढ़ी है, उस थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आने हैं, किस तरीके से उन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन अपन को देना है, तो उसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूं सेट्स की। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो बिना देरी किए हुए बेटे आप मेरे से फटाफट जुड़ जाइए और अपन चलते हैं सेट्स की ओर। तो बेटा जो भी कंडीशन है अपन ने पढ़ी सेट्स में, तो स्टार्ट करते हैं आज हम आपकी एनसीईआरटी क्लास 11th के सेट चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट से रिलेटेड एग्जांपल नंबर फर्स्ट को, जिसमें आपको एक इक्वेशन दिया है। इक्वेशन कैसा इक्वेशन दे रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बेटे यहाँ आप लोगों को दे रखा है। इसने क्या दे रखा है आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसने आपको दे रखा है। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड उसने कहा समुच्च को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। समुच्च को किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में। तो अपन ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स की 2 कहानियां पढ़ी थी। एक तो क्या पढ़ी थी, रोस्टर फॉर्म पढ़ी थी, और दूसरा अपन ने क्या पढ़ा था, सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये 2 चीजें आपने पढ़ी सेट्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन में, उनमें से आपको एक इक्वेशन देकर उसने पूछ लिया कि इसको किस फॉर्म में यानी कि आपको लाना है, रोस्टर फॉर्म में लाना है। तो जब भी बेटा कोई इक्वेशन आपको दे और उस इक्वेशन को चेंज करवाए, रोस्टर फॉर्म में चेंज करवाए, तो रोस्टर फॉर्म का मीनिंग है कि इस इक्वेशन का सिंप्लीफिकेशन आप करें और x की जो वैल्यू आए उनको एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगाते हुए लिख दे। क्योंकि रोस्टर फॉर्म का कुछ ऐसा अपन ने क्या पढ़ा था, डेफिनेशन पढ़ा था कि रोस्टर फॉर्म में अवयवों को कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगाते हुए लिखते हैं। यदि कोई एलिमेंट 2 और मोर टाइम आता है तो उसे केवल और केवल कितनी बार लिखा जाता है, एक बार। तो आइए बेटे पहले तो अपन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, ऐसा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिला। और आप बचपन में पढ़ के आए होंगे कि यदि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, द्विघात समीकरण होता है, तो x ऑलवेज आपको कितनी वैल्यू देगा, 2 वैल्यू देगा। तो यहां भी इस इक्वेशन से जो वैल्यू निकल कर आने वाली है वो कितनी ही वैल्यू आने वाली है, 2। और उन वैल्यू जो भी आएंगी x की, उनको कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगाते हुए अपन लिखेंगे। तो आइए करते हैं इसका सॉल्यूशन बेटे। तो आपको कहा गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब x की वैल्यू निकालेंगे तो इस x के अपन को ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि उनको जोड़ा जाए तो x, बट मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना आना चाहिए, -2x²। तो अपन ने इसका फैक्टर किया, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का x माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो अपन इजीली देख पा रहे हैं कि अगर 2x में से x को लेस करते हैं तो अपन को कितना ही मिलता है, x, और 2x को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपन को कितना ही मिलता है, -2x²। यानी कि अपन ने जो टुकड़े किए हैं वो बिल्कुल सही है। टुकड़े करने के बाद आपको क्या बनाने हैं, 2 के जोड़े बनाने हैं, पेयर बनाने हैं। तो एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। अब इन पेयर में से जो कॉमन आए, तो यहां से क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, x। तो यहां बचा आपका x प्लस 2। अब ध्यान देना सेकंड पेयर से ऑलवेज जो यानी कि फर्स्ट एलिमेंट अगर ये पॉजिटिव है तो आपको पॉजिटिव साइन के साथ कॉमन लेना है, और ये नेगेटिव है तो कौन से साइन के साथ कॉमन लेना है, नेगेटिव साइन के। तो यहाँ माइनस है x और यहाँ -2, कुछ भी कॉमन नहीं है, मीनिंग आपके पास क्या कॉमन है, 1।
तो साइन कैसा है, -1, जैसे ही आप कॉमन लोगे तो ये भी पॉजिटिव बन गया, ये भी पॉजिटिव, इक्वल टू, तो जो कॉमन वैल्यू है उनको एक साथ लिख दो, x-1, और जो ब्रैकेट में दोनों समान संख्या उनमें से एक संख्या, तो x+2 इक्वल टू 0। एक बार इसके इक्वल 0, एक बार इसके इक्वल 0, और x की क्या वैल्यू डिफाइन करो, तो x-1 इक्वल टू 0 इंप्लाइज x इक्वल टू कितना आ गया 1, और x+2 इक्वल टू 0 इंप्लाइज x इक्वल टू कितना आ गया -2। अब आपसे तो पूछा है रोस्टर फॉर्म, क्या पूछा है प्यारे बच्चों, रोस्टर फॉर्म पूछा है, तो देखो रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में क्या करना है आपको, जो भी एलिमेंट आए हैं उनके बीच में कॉमा लगाते हुए, के बीच में कॉमा लगाते हुए उनको लिख दो, तो x इक्वल टू -2, x इक्वल टू कितना 1। तो ये जो कंडीशन आपकी कहलाई वही क्या कहलाई, रोस्टर। तो प्यारे बच्चों पहला एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटे एग्जाम्पल नंबर सेकंड की ओर। एग्जाम्पल नंबर सेकंड में आपसे कहा समुच्च x सच दैट x एक पूर्णांक है और x² लेस देन 40 को रोस्टर फॉर्म में बताना है। इसमें ही बताना है रोस्टर फॉर्म। तो आपने अगर मैंने कहा था कि अगर ऐसे सिंबल के फॉर्म में कोई बात लिखी होती है तो वो सेट बिल्डर फॉर्म है, और सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में लाना, रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में लाना, ये यानी कि काफी महत्वपूर्ण बात है। तो देखो बेटे आपको जो कहानी दी गई वो दी गई x सच दैट x एक धन पूर्णांक है आपका, और उसने कंडीशन कही कि x लेस देन कितना होना चाहिए 40। तो देखिए दो चीजें ध्यान रखनी है, धन पूर्णांक, तो इंटीजर किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, z से। अब इंटीजर में तो नेगेटिव भी पार्ट आता है और पॉजिटिव भी पार्ट आता है, लेकिन आपको कैसा ही पार्ट लेना है, धनात्मक पूर्णांक। अब धनात्मक पूर्णांक का मतलब ऑलवेज पॉजिटिव नंबर। तो यानी कि आपको ना तो 0 को शामिल करना है, ना ही कोई नेगेटिव नंबर को शामिल करना है। आपको तो कैसे पूर्णांक शामिल करने हैं, धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर नंबर शामिल करने हैं। उसने पहले से ही कहा है कैसे नंबर शामिल करने, पॉजिटिव इंटीजर। और पॉजिटिव इंटीजर का मतलब आपको 1 2 3 4 ऐसे इंटीजर शामिल करने हैं। बट उसने एक बात कही कि उन इंटीजरों का कल को क्या किया जाए, वर्ग किया जाए, तो वो वर्ग ऑलवेज किससे छोटा होना चाहिए, 40 से। तो आइए बेटे उस सवाल को रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म में। तो यानी कि अपन ने ये कर्ली ब्रैकेट्स यूज कर किया। अब अपन ने 1 का स्क्वायर किया, 40 से छोटा है, बिल्कुल लिखा गया। तब अपन ने 2 अगला टर्म्स क्या लिया, 2 का स्क्वायर 4 जो भी किससे छोटा है 40 से। फिर अगला धनात्मक पूर्णांक क्या लिया 3 का स्क्वायर किया तो 9 वो भी किससे छोटा है 40 से। 60 यानी कि 4 लेंगे तो भी यानी कि 40 से छोटा है। 5 लेंगे तो 25 भी छोटा है। 6 लिया तो यानी कि इसका 36 45 से छोटा है। बट आप कहां पहुंच गए 7 पर, और जब 7 का स्क्वायर किया तो कितना मिल गया आपको 49, जो कि 40 से क्या हो गया बड़ा। तो केवल और केवल धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 4 5 6 ये ऐसे धनात्मक पूर्णांक आपको मिले हैं, यदि इनका कल को क्या कर दिया जाए, वर्ग कर दिया जाए, तो वो वर्ग ऑलवेज किससे छोटा रहेगा 40 से। आपको वही धनात्मक पूर्णांक लेने थे जिनका वर्ग किससे छोटा होना था 40 से। तो इसका जो रोस्टर फॉर्म आया वो क्या आया बेटे 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटे। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिला सेट से इक्वल टू 1 4 9 16 25 को समुच्च निर्माण रूप में लिखिए। अब तक अपन ने जो दो एग्जाम्पल पढ़े थे वो सेट बिल्डर फॉर्म थे जिसको रोस्टर फॉर्म में लाना था। अब जो अपन को क्वेश्चन मिला है वो किस में मिला है, ऑलवेज रोस्टर में मिला है, और जिसको किस में लाना है, समुच्च निर्माण यानी सेट बिल्डर फॉर्म में लाना है। किस फॉर्म में लाना है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो मैंने क्या कहा था कि जब भी फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में लाते हैं तो यानी कि उस
क्या प्रॉपर्टी है, उसका क्या गुणधर्म है, उस गुणधर्म के हिसाब से लिखते हैं। लिखने का तरीका क्या है, तो आइए बेटो, सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म का लिखने का तरीका होता है एक्स सच दैट एक्स, या इसको ऐसे सीधा लाइन भी आप दिखा सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स। अब इसकी प्रॉपर्टी देखो आप, क्या देखो, इसकी प्रॉपर्टी देखो, इसका गुणधर्म देखो कि किस गुणधर्म के आधार पर लिखा गया है, वो ही गुण यहां लिखा जाएगा। तो वन, वन के बाद फोर, कि कल को वन का स्क्वायर करते हैं तो वन आता है, टू का स्क्वायर करते हैं तो फोर आता है, थ्री का स्क्वायर करते हैं तो नाइन आता है, 16 फोर का स्क्वायर करते हैं तो 16, फाइव का स्क्वायर करते हैं तो 20। यानी कि वन का स्क्वायर, टू का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर। वन से कौन से नंबर स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं। कौन से नंबर स्टार्ट होते हैं, नेचुरल। तो आप क्या लिखोगे, एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या का वर्ग। क्या है, एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या का, या तो ऐसे लिख दो, और आप इसको क्या भी लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर। यहां एन को दिखा दो कि एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। दोनों ही बात एक ही है कि इसको आपने ऐसे लिख दिया कि प्राकृत संख्याओं का वर्ग, और यहां x इक्वल टू आपने किस तरीके से शो कर दिया, x सच दैट x इक्वल टू एन स्क्वायर। बट एन जो लिया गया है वो किस लिया गया है, नेचुरल नंबर्स में से। कहने का मतलब वही है कि आप किसका वर्ग करना चाह रहे हो, प्राकृत संख्या। तो आप चाहो तो इस पैटर्न से दिखा सकते हो और चाहो तो इस पैटर्न से दिखा सकते हो, दोनों ही पैटर्न आपके बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं बेटे, आगे भी आपको एक क्या दिया गया, रोस्टर फॉर्म दिया गया। क्या दिया गया, ये आपका जो कहलाया वो क्या कहलाया, रोस्टर फॉर्म। और उसको किस में लाना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लाना है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो देखिए, तो रोस्टर फॉर्म से जब सेट बिल्डर फॉर्म में लाते हैं तो उसकी स्पेशल प्रॉपर्टीज अपन को ढूंढनी है कि वो गुण के आधार पर लिखा गया है, उसका क्या गुण है, उसकी क्या क्वालिटी है। तो ढूंढते हैं इसकी क्वालिटी। तो रोस्टर फॉर्म में से सेट बिल्डर फॉर्म में जब लिखेंगे तो ध्यान देना, तो अपन ने वही एक्स सच दैट एक्स लिख, क्या लिख लिया, एक्स सच दैट एक्स लिखने का तरीका। अब इनकी प्रॉपर्टी देखो, इसका गुणधर्म देखो कि कल को अगर इसको देखे, ये वन है, टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है, और क्या है, सिक्स। यानी कि एज ए नेचुरल नंबर है, एज ए क्या है, नेचुरल नंबर है कि वन लिखा, टू लिखा, थ्री लिखा, फोर लिखा, फाइव लिखा और सिक्स। और नेचुरल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करोगे, एन से। वेरी गुड। बट नीचे देखा टू, थ्री, फोर, फाइव, यानी ऊपर वन था तब इसने कितना लिख दिया, टू। जब टू था तब थ्री, क्या लिख दिया, थ्री। यानी कि कुल मिलाकर एन में क्या जोड़ा गया, नीचे वन जोड़ा गया। अब तो ये एन है, बिलोंग्स टू किस में से लिया गया, कैपिटल एन में से। बट ये तो कहां तक ही ले रखा है, सिक्स तक, तो उसको दिखा दो, वन लेस देन इक्वल टू एन लेस देन इक्वल टू सिक्स। तो यानी कि अपन ने इसका एक गुणधर्म कि ये जो बात लिखी गई है वो कुछ इस पैटर्न से लिखी। कल को n का मान वन रखोगे तो वन डिवाइड बाई टू हो जाएगा, अगर टू रखोगे तो डिवाइड बाई थ्री हो जाएगा, सिक्स रखोगे तो सिक्स डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, सेवन हो जाएगा। बट n, स्मॉल n किस में से लिया गया, नेचुरल नंबर। किस में से लिया गया, नेचुरल नंबर। बट नेचुरल नंबर की भी क्या कहानी हुई कि नेचुरल नंबर या तो वन है या फिर मैक्सिमम कितना है, सिक्स, इससे ज्यादा आप ले सकते। ये कहानी हो कि कल को यदि आपको रोस्टर फॉर्म मिले तो उसे किस तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, देखना बेटा, अब दोनों कॉम्बिनेशन एक साथ मिला है आपको नेक्स्ट एग्जांपल में। एक तरफ आपको रोस्टर फॉर्म मिला है, एक तरफ क्या मिला है, सेट बिल्डर फॉर्म। यानी कि एक तो रूप मिला है, एक सारणीबद्ध रूप मिला है। तो आपसे कहा है कि इनका मिलान करना है, इनका क्या करना है, मिलान करना है। तो आइए प्यारे बच्चों करते हैं मिलान। तो आपसे कहा कि बाईं ओर रोस्टर फॉर्म वर्णित है, प्रत्येक समुच्च के दाईं ओर समुच्च निर्माण रूप वर्णित है, समुच्चों से सही मिलान कीजिए।
समुच्चों से क्या कीजिए, सही मिलान कीजिए। तो यानी कि ये जो कंडीशन है प्यारे बच्चों जो लिखी गई है वो किस पे लिखी गई है, आपके रोस्टर फॉर्म। और जो ये कहानियां लिखी गई हैं वो सारी किस में लिखी गई हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में, समुच्च निर्माण। और आपको मिलान करना है कि किसका आंसर क्या है। तो आइए, यहां लिखा प्रिंसिपल, PRINCAL। तो कहीं ना कहीं देखो कि इसका यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा। तो ये किससे बना है बेटा, प्रिंसिपल। P लिख दिया, R लिख दिया, I लिख दिया, N लिख दिया, C लिख दिया। मैंने कहा था कि अगर कोई रिपीट होता है वर्ड तो उसे केवल और केवल कितनी बार लिखा जाता है, एक बार लिखा जाता है। तो मीनिंग क्या लिखा, आई। फिर P पहले से आ गया तो इसको भी छोड़ दिया, A लिख दिया और लास्ट में क्या लिख दिया, L। यानी कि फर्स्ट का जो मिलान करेंगे वो किसके साथ होगा, टी के साथ होगा। कि इसका जो सेट बिल्डर फॉर्म होगा वो ये होगा। अब आइए बेटे, नेक्स्ट कंडीशन आपको मिला है जीरो। क्या मिला है, पढ़ते हैं जीरो के लिए। उसने कहा एक्स एस दैट एक धनात्मक धन पूर्णांक है तथा 18 का भाजक है। हो ही नहीं सकता जीरो 18 का भाजक। एक्स एस दैट एक पूर्णांक है और एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू जीरो। तो इसको कल को कैलकुलेट करते हैं तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3 आता है, जीरो नहीं है। एक्स सच दैट एक्स पूर्णांक है तथा एक्स प्लस वन इक्वल टू वन। तो इसको चेक कर लो कि एक्स प्लस वन इक्वल टू वन, तो एक्स वन इधर को गया तो क्या आ गया, बस। एक्स की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, जीरो। तो मैंने अभी बताया था कि जो भी एक्स की वैल्यू आती है उसको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिख दें अपन, तो वो उसका क्या कहलाता है, रोस्टर फॉर्म। तो इसका जो यानी कि समुच्च निर्माण होगा वो कौन सा होगा, ये होगा। अब देखना ये 1 2 3 6 9 18, एक तो ये है। तो पढ़ लेते हैं, दो बचे हैं जिनको। एक्स सच दैट एक धनात्मक पूर्णांक जो 18 का भाजक है। 18 का क्या है, भाजक। यानी कि वे संख्याएं, ये वो संख्याएं होनी चाहिए जिसमें किसका भाग जाता हो, 18 का। 18 में तो 1 का 18 में चला जाएगा, यानी कि 18 का क्या हो गया, भाजक। आपने पढ़ा होगा ना, ये भाजक, ये भाज, और यहां आता है वो भागफल। तो ये पूछा है, तो 18 का भाजक का मतलब 18 में अगर किसी संख्या का भाग दिया जाए तो वो कौन कौन सी। 1 का भाग चला जाता है 18 में, 2 का भाग चला जाता है 18 में, 3 का भाग चला जाता है 18 में, 6 का चला जाता है, 9 का चला जाता है, 18 सेल्फ का चला जाता है। मैंने इसका जो आया वो कौन सा आ गया, ये आ गया। अब लास्ट एक बच गया, 3 और माइनस 3, तो ये हो गया। वैसे आप इसकी जब कैलकुलेट करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, तो एक्स इक्वल टू √9, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस का कितना, 3। जब इसको रोस्टर फॉर्म में लिखोगे, ये लिखोगे, इसका कौन सा हो गया। प्यारे बच्चों, इस तरीके से अपन इजीली देख पाए एग्जाम्पलों के माध्यम से कि कैसे एक रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में लाया जाता है और कैसे एक सेट बिल्डर फॉर्म को किस में लाया जाता है, रोस्टर फॉर्म में। आगे और क्लियर करते हैं बातों को। देखना प्यारे बच्चों, अपनी कंडीशन दी गई, निम्नलिखित में से समुच्च है, अपने उत्तर का औचित्य दी। आपको वो चीजें बतानी है कि इसमें कौन कौन से तो सेट की कैटेगरी में आते हैं, कौन कौन से सेट की कैटेगरी में नहीं आते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। तो ध्यान देना, अपन ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था सेट्स के बारे में। क्या पढ़ा था, इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन पढ़ी थी अपन ने। क्या डेफिनेशन पढ़ी थी, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह। सुपरिभाषित संग्रह का मैंने यानी कि आपको एक एग्जांपल के माध्यम से बताया कि आप किस कि डेफिनेशन एक जैसी होनी चाहिए, चाहे अपन यानी कि किसी भी व्यक्ति से उस बात को पूछा जाए, कितने भी व्यक्तियों से उस बात को कहा जाए, पर सबका मत एक जैसा हो, सबका डेफिनेशन एक जैसा हो, मीनिंग वो आपका क्या है, सेट्स है। तो बस इसमें आपको इतना बताना है कि किसका यानी कि कलेक्शन वेल डिफाइन है, किसका कलेक्शन वेल डिफाइन नहीं है। जिसका कलेक्शन वेल डिफाइन हुआ उसको कह देंगे कि वो क्या है, सेट्स है। जिसका कलेक्शन वेल डिफाइन नहीं है उसको कह देंगे कि वो अपना सेट्स नहीं है। तो पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन, जे अक्सर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो जे, अब 12 मंथ होते हैं, कितने मंथ होते हैं बेटे टोटल, 12।
12 महीने होते हैं। अब 12 महीने में से जो जे से स्टार्ट होते हैं वो सभी वही बताएंगे कि जे से कौन स्टार्ट हो गया, जनवरी, कौन स्टार्ट हो गया, जून, कौन स्टार्ट हो गया, जुलाई, और भी कोई जैसे होता है क्या, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून अपन ने लिख ही दिया, जुलाई हो गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो केवल और केवल ये 3 महीने हुए, जनवरी, जून और जुलाई। तो आप चाहे किसी से भी पूछे कि जे से स्टार्ट होने वाले अंग्रेजी महीनों की संख्या, तो सब यही बताएंगे कि एक जनवरी होगा, एक जून होगा और एक क्या होगा, यानी कि सबका कलेक्शन एक जैसा आया। और जब सबका कलेक्शन एक जैसा आ जाए, मीनिंग वो आपका क्या है, कलेक्शन वेल डिफाइन हो गया। वेल डिफाइन हो गया तो उसको किसकी कैटेगरी में लिख देते हैं, सेट्स की कैटेगरी। तो बेटे पहला जो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीने हैं वो किसकी कैटेगरी में है, सेट्स की कैटेगरी। पहले को किस पे लिखा जा सकता है, समुच्चय। अगला का भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। ध्यान से समझना, आपसे पूछा है प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब प्रतिभाशाली लेखकों के लिए मैंने कहा था कि जैसे आपकी क्लास में से इंटेलिजेंट बच्चे, तो इंटेलिजेंट का मतलब प्रतिभाशाली। तो इंटेलिजेंट का या प्रतिभाशाली का मतलब है मेरे मायने में मैं प्रतिभाशाली कैसे लेखकों, कोई लेखक बहुत सिंसियर हो, या कोई प्रतिभाशाली की जो बहुत एक्टिव हो, या फिर कोई की बहुत यानी कि बहुत सारी यानी कि कविताएं लिख दी, और यानी कि जो भी कुछ लिख दिया उसको प्रतिभाशाली। तो सबके मायने में प्रतिभाशाली की डेफिनेशन सबके लिए कैसी होगी, अलग अलग होगी। अर्थात ये किसकी कैटेगरी में नहीं आएगा, सेट्स की कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि इसका जो कलेक्शन कर रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा वो कलेक्शन एक जैसा नहीं है, यानी कि वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। इसके बाद थर्ड पे आते हैं, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब 11 बल्लेबाजों में यानी कि पता नहीं किसको कौन सा बल्लेबाज अच्छा लगता है, तो ये भी अगर आप कलेक्शन कल को करना चाहें तो ये कलेक्शन वेल डिफाइन नहीं होगा। मीनिंग ये भी किसकी कैटेगरी में है, सेट्स की कैटेगरी में। आपकी कक्षा के बालकों का संग्रह, आपकी कक्षा के बालकों का संग्रह। तो अब फिक्स कर दिया ना कि आप कक्षा 11 में हैं, और आपकी कक्षा 11 में मान लीजिए जितने भी स्टूडेंट हैं, 100 हैं, 150 हैं, 200 हैं, 500 हैं, जितने भी अगर स्टूडेंट हैं सबके द्वारा उतने विद्यार्थियों की संख्या बताई जाएगी, सबके द्वारा कलेक्शन एक जैसा होगा। मीनिंग ये किसकी कैटेगरी में आएगा, सेट की कैटेगरी में। अब उसने कहा नेक्स्ट, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। उसने कहा कि संख्याएं कैसी होनी चाहिए, प्राकृत, और किससे कम होनी चाहिए, 100 से। मीनिंग कल को कोई भी इसका सेट्स बनाना चाहेगा तो 1 लिख देगा, 2 लिख देगा, 3 लिख देगा, और 100 से कम का मतलब क्या लिखेगा, 99 लिखेगा। तो सभी के लिए जो ये कलेक्शन होगा से कम प्राकृत संख्याओं का वो एक जैसा होगा, और ये कलेक्शन एक जैसा होगा तो मीनिंग ये भी किसकी कैटेगरी में आएगा, सेट्स की कैटेगरी में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब ध्यान देना इस चीज में, यहां तो कहा था प्रभावशाली लेखक है, यहां स्पेशल का है, कौन, प्रेमचंद। किसका नाम लिया है, प्रेमचंद। और क्या पूछा है, उसके लिखित उपन्यास के लिखित क्या पूछे हैं आपसे, उपन्यास। तो प्रेमचंद्र कोई लेखक है, फिक्स एक लेखक है, तो उसने मान लीजिए कल को 100 उपन्यास लिखे, 200 उपन्यास लिखे, 300 लिखे, 500 लिखे, सब उन्हीं उपन्यासों को तो पर्टिकुलर एक मुंशी प्रेमचंद, तो उसने जितने भी उपन्यास आपको लिख दिए सब उन्हीं उपन्यासों को बताएंगे। तो ये भी आपकी किसकी कैटेगरी में आ गया, सेट्स की कैटेगरी में। अब
सभी सम पूर्णांकों का संग्रह, सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। तो बेटा पूर्णांक कैसे होने चाहिए? सम। तो सबके लिए एक जैसा डेफिनेशन होगा, मीनिंग ये भी किसकी कैटेगरी में आएगा? सेट्स की कैटेगरी में आएगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्न। अब मान लीजिए कल को इस अध्याय में 50 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन, सब इतने ही बताएंगे जितने हैं, यानी कि सभी के द्वारा इस चैप्टर के क्वेश्चनों का जो कलेक्शन किया जाएगा वो कलेक्शन कैसा होगा बेटे? वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। और वो वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा तो ये भी किसकी कैटेगरी में आएगा? सेट्स की कैटेगरी में आएगा। तो देखो बेटे, तो देखिए बेटे, लास्ट क्वेश्चन का है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। क्या ये कलेक्शन एक जैसा? तो विश्व के सबसे खतरनाक जानवर, तो बेटा खतरनाक का मतलब किस कैटेगरी? एक व्यक्ति जिसको शेर से डर नहीं लगता, एक व्यक्ति जिसको लिजार्ड से डर लग जाए, चुईया से डर लग जाए, तो ऐसी कैटेगरी। क्या वेल डिफाइंड कलेक्शन हो सकता है? क्या कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबके डरने के मायने अलग अलग है। किसको कौन से जानवर से डर लगेगा, किसको कौन से जानवर से डर लगेगा, और जिसको जिस जानवर से डर लगेगा वही उसके लिए क्या हो जाएगा? सबसे खतरनाक हो जाएगा। यानी कि ऐसा कलेक्शन अपन वेल डिफाइन कर ही नहीं सकते, मीनिंग ये किसकी कैटेगरी में नहीं आएगा? सेट्स की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो यानी कि ये डेफिनेशन से अपन ने सीखा कि कब कौन सेट्स होता है और कब कौन सेट्स नहीं होता। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपन को कहा कि a इक्वल टू 1 2 3 4 2 6 एक सेट्स में एलिमेंट दिए और आपसे कहा कि रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। किसकी पूर्ति करनी है अपन को? रिक्त स्थानों की। प्रतीक ये रहा आपका और ये रहा, तो बेटा इस प्रतीक को बोलते हैं बिलोंग और इसको बोलते हैं नॉट बिलोंग। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, बिलोंग और नॉट बिलोंग। बिलोंग्स का मतलब है कि ये जो एलिमेंट आपको दिया गया, ये जो एलिमेंट आपको दिया गया क्या इस सेट में बिलोंग करता है? क्या क्या इस सेट से लिया गया है? इसी सेट का ये यानी कि एलिमेंट है। तो अगर ये 5 इसका एलिमेंट है तो आपको साइन यूज करना है कौन सा? बिलोंग्स का। और वो एलिमेंट उस सेट्स को में नहीं मिलता है तो आपको यूज करना है नॉट बिलोंग्स का। तो आइए बेटे करते हैं ब्लैंक्स की पूर्ति। 5 क्या इसमें अवेलेबल है? बिल्कुल है, तो किसका साइन आ गया? बिलोंग का। 8 क्या इसमें अवेलेबल है? नहीं है, तो किसका साइन आ गया? नॉट बिलोंग का। 4 इसमें है तो मीनिंग क्या है? बिलोंग्स। 2 इसमें है, मीनिंग क्या है? बिलोंग्स। तो देख पाए कब बिलोंग्स आता है, कब नॉट बिलोंग। आगे बढ़े बेटे, आपसे कहा निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। क्या कहा? अब जो भी कहानी दे रखी है वो सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखी है। सेट बिल्डर वो, हाँ सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखी है। सेट बिल्डर फॉर्म को किस में लाना है? रोस्टर। आइए प्यारे बच्चों कि किस तरीके से अपन रोस्टर फॉर्म में लाते हैं। पहला क्वेश्चन देखना, उसका रोस्टर फॉर्म, मैं सबका रोस्टर फॉर्म बना रहा हूं। तो फर्स्ट का सॉल्यूशन अपन लिख रहे हैं, पहले फर्स्ट को पढ़ ले। एक्स सच दैट एक्स पूर्णांक है और -3 लेस देन एक्स लेस देन 7। इसका मीनिंग समझ गए कि एक्स की जो वैल्यू आपको कल को ले वो -3 कैसे लेनी है? बड़ी। और 7 से कैसे लेनी है? छोटी। और वो होना क्या चाहिए? क्या होना चाहिए? पूर्णांक। तो आइए बेटे कि पूर्णांक में नेगेटिव पॉजिटिव सब चलता है, बट -3 से बड़े का मतलब -2 के बाद पूर्णांक आएगा -1, फिर आएगा 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6। 7 आपको इंक्लूड करना नहीं है, 3 आपको इंक्लूड करना नहीं है। तो पहले क्वेश्चन का ये क्या हो गया आपका? रोस्टर। सेकंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या। किस संख्या लेनी है? 6 से कम लेनी है। और कैसा नंबर लेना है? नेचुरल।
तो नेचुरल नंबर होते कहाँ से स्टार्ट है? 1 से। तो 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, 5 लिख दिया, 6 को लेना नहीं है, क्योंकि उसने पहले से ही क्या कहा है, ऐसे कम होने चाहिए। कैसी संख्या होनी चाहिए? नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या होनी। फिर इसके बाद बेटे देखो थर्ड है आपका, यानी कि एक्स सच दैट एक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या जिसके अंकों का योग कितना होना चाहिए? 8। कि अंकों का योग कितना होना चाहिए? 8। पहले तो संख्या कितने अंकों की हो? 2। उसमें कितने डिजिट आने चाहिए? 2 डिजिट आने चाहिए, 2 अंक आने, और फिर उन अंकों का योग कितना हो जाना चाहिए? 8। तो आइए रोस्टर फॉर्म में देखते हैं। तीस कि कल को मान लीजिए अपन ने 1 लिया और इसके साथ क्या ले लिया? 7। तो 1 और 7 का जो योग होगा, अंकों का योग, दो चीजें कही, अंकों का योग कितना होना चाहिए? 8। और वो कितने अंकों की संख्या होनी चाहिए? 2 अंकों। ये दो चीजों पे फोर्स करना है। तो कितने अंकों की होनी चाहिए? एक तो 2 अंकों की, और अंकों का योग कितना होना चाहिए? 8। तो देखो बेटे, जो पहली संख्या आई 17 है, 2 अंकों की है, और अंकों का योग 1 + 7 करेंगे तो कितना आएगा? 8। फिर अपन 2 कॉमा कितना कर ले? 6। 2 अंकों की है, योग कितना ही आ रहा है? 8। फिर 3 कॉमा कितना कर ले? 5। 2 अंकों की है, योग कितना आ रहा है? 8। फिर अपन 4 कॉमा क्या कर ले? 4। 2 अंकों की है, योग कितना आ रहा है? 8। फिर अपन 5 कॉमा कितना कर ले? 3। 2 अंकों की है, योग कितना आ रहा है? 8। फिर अपन यानी कि 6,2 कर ले, कितने अंकों की है? 2 की, योग कितना आ रहा है? 8। फिर अपन 7,1 कर ले, कितने अंकों की है? 2 अंकों की, योग करे तो 8। वैसे भी 8,0 कितने अंकों की है? 2 अंकों की, योग करे तो 8। बट अगर कल को आप 0, यानी 08 लिखना चाहें, तो यानी कि ये संख्या 2 अंकों की नहीं है, केवल कितने अंकों की है? 1 अंक की। केवल क्या इंक्लूड करोगे? 80, न कि। आगे बढ़ते हैं इसके फोर्थ क्वेश्चन पर बेटे। तो फोर्थ क्वेश्चन में आपसे कहा एक्स सच दैट एक अभाज्य संख्या है, पहली बात, और 60 की क्या है? वो अभाज्य संख्या होनी चाहिए, और 60 की क्या होनी चाहिए? भाजक। तो ध्यान देना बेटे, वो अभाज्य संख्याएं ढूंढनी है। पहली बात तो वो कैसा होना चाहिए? प्राइम नंबर होना चाहिए। वो प्राइम नंबर होना चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए, और वो संख्याओं में किसका भाग चला, वो उन संख्याओं का किस में भाग चला जाना चाहिए? 60 में। तो सबसे पहले तो ये देखो कि प्राइम नंबर होता क्या है। सभी ने पढ़ा है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, जो एक सम संख्या भी है। कि 2 एक ऐसी संख्या है जिसमें स्वयं के अलावा किसी संख्या का भाग ही नहीं जाता। मीनिंग ये आपका क्या है? एक प्राइम नंबर। फिर यानी कि अब प्राइम नंबर का मीनिंग यही है कि वे संख्या जिसमें स्वयं के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाए। तो अपन ने लिख लिया 2, जिसका यानी कि 2 का भाग किस में भी जाएगा? 60 में भी जाएगा, और ये आपकी कैसी भी संख्या कहलाएगी? प्राइम नंबर भी कहलाएगा। इसके बाद अपन देखते हैं 3। तो 3 आपकी अभाज्य संख्या भी है, और किसका भी, किस में भी भाग चला जाता है? 60 में भी। आगे अपन पढ़े, अब कल को 4 ले नहीं सकते, 5 लिया, तो 5 आपका क्या भी है? प्राइम नंबर भी है, और उसमें किसका भी भाग जा रहा है बेटे? 6। तो किस में भी भाग जा रहा है? 60 में भी। इसके बाद 6, 7 ले नहीं सकते, 7 है तो सही अभाज्य संख्या, बट किसको डिवाइड नहीं कर पा रही? 60 को। फिर इसके बाद यानी कि क्या? 11 ले नहीं सकते, अभाज्य तो है बट किसको डिवाइड नहीं कर पा रही? 60 को। 13 नहीं ले सकते, किसको डिवाइड नहीं कर पा रहे? 60 को। ऐसे 13 के बाद अपन कहाँ पहुंच गए? 17 डिवाइड नहीं है। फिर 17 के बाद 19 डिवाइड नहीं है। फिर कितना? 23 डिवाइड नहीं है। फिर कितना? 23 के बाद 29 डिवाइड नहीं है। फिर कितना? 31 डिवाइड नहीं है। फिर कितना? 37 डिवाइड नहीं है। तो ऐसे आपको यानी कि देखना है कि आगे तक जो संख्याएं इसको क्या करे? 60 को डिवाइड करे। तो इसके आगे कोई संख्या ऐसी है नहीं जो किसको डिवाइड करे? 60 को। पांचवा क्वेश्चन कहता है ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों को समुच्चय निर्माण रूप। तो जब एक वर्ड दिया है ट्रिग्नोमेट्री,
और ट्रिग्नोमेट्री वर्ड दिया है, इसको किस फॉर्म में लाना चाह रहे हैं अपन, रोस्टर फॉर्म में लाना चाह रहे हैं। रोस्टर फॉर्म का मीनिंग है कि इनको वर्डों को किसके अंदर लिखना है, आपको कर्ली ब्रैकेट के अंदर। किसके अंदर लिखना है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर। तो देखना बेटे, पांचवे का आंसर यहां दे देते हैं। तो टी लिख दिया, फिर कॉमा लिख के आर लिख दिया, फिर क्या लिख दिया, आई लिख दिया, फिर क्या लिख दिया, जी लिख दिया, फिर क्या लिख दिया, ओ लिख दिया, फिर क्या लिख दिया, एन लिख दिया। ओ आई गया, लिखने की आवश्यकता है नहीं। फिर क्या लिख दिया, एम लिख दिया, फिर एम के बाद ई। ई आया है क्या कहीं, अभी नहीं आया है, तो लिख दो ई। फिर ई के बाद टी, टी आ गया है, आर आ गया है, वाई नहीं आया तो क्या लिख दो, वाई। ये आपका क्या बन गया, उसका रोस्टर। और लास्ट क्वेश्चन है बैटर। बैटर का भी लिख लो बेटे छठे में। तो बी लिख दिया, ई लिख दिया, टी को एक बार लिख दिया, ई आई गया, क्या लिख दिया, आर। ये बैटर का क्या बन गया, रोस्टर फॉर्म बन गया कि उन अक्षरों के बीच कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगाते हुए लिखें और उस वर्ड को केवल और केवल कितनी बार लिखा जाए, एक बार लिखा। आगे बढ़ते हैं बेटे, आगे की कहानी दी, निम्नलिखित समुच्चों को समुच्च निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन क्या था, सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर रूप में लाना था, अब क्या दे दिया, रोस्टर फॉर्म, और जिसको अपन को किस में लाना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लाने के मतलब जो कंडीशन ने रोस्टर फॉर्म में लिखी है उसका अपन को प्रॉपर्टीज ढूंढना है कि वो किस गुण धर्म के आधार पर लिखी हुई है, केवल और केवल उस गुण धर्म को लिखना है। तो देखना पहला क्वेश्चन, तो पहले क्वेश्चन में आपको मिला 3, 6, 9, 12। क्या मिला, 3, 6, 9, 12। तो मान लीजिए इसकी प्रॉपर्टी कल को अपन ढूंढे, 3 है, 6 है, 9 है, तो यानी कि अपन ने लिखने का तरीका क्या, x सच दैट x इक्वल टू 3 n। कि n के स्थान पर 1 रखेंगे तो कितना आएगा, 3। n के स्थान पर 2 रखेंगे तो कितना आएगा, 6। n के स्थान पर 3 रखेंगे तो कितना आएगा, 9। n के स्थान पर 4 रखेंगे तो कितना आएगा, 12। तो अपन ने इसकी एक प्रॉपर्टी ढूंढ ली, इसका गुणधर्म ढूंढ लिया, इसकी क्वालिटी ढूंढ ली कि ये किस क्वालिटी के अंतर्गत लिखा गया है। तो ये किस क्वालिटी के अंतर्गत लिखा गया है, x सच दैट x इक्वल टू 3n। बट यहां n आपको दिखाना पड़ेगा कि किस में से लिया गया है, नेचुरल नंबर में। सिर्फ अगर इतना ही छोड़ दिया तो मामला गड़बड़ाएगा। नेचुरल नंबर तो कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। यहां अपन ने कितने ही मान ले रखे, 4। तो आपको लिखना पड़ेगा 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 4, कि आप n का मान 1 लेंगे या 4 लेंगे या इसके बीच का, तो आपको ये चीजें मिलती रही। सेकेंड कहानी पे 2, 4, 8, 16, 32 क्या आया, 4। अब आप 2n नहीं लगा सकते क्योंकि 2n लगाओगे तो 2 आ गया, 4 आ गया, बट अगला तो 6 आएगा। ये तो क्या आ रहा है, 4। फिर आया 4, फिर आया 8, फिर आया 16। तो मीनिंग किस के तहत ये लिखा गया, देखना बात को समझना। x सच दैट x इक्वल टू 2 की पावर n लिखा गया। x सच दैट x इक्वल टू क्या लिखा गया, 2 की पावर। जब n का मान 1 रखोगे तो 2, जब n का मान 2 रखोगे तो कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। 3 रखोगे तो 8, और 4 रखोगे तो 16, 5 रखोगे तो 32। बट यहां भी दिखाना पड़ेगा n बिलोंग्स टू किसमें से लिया गया, कैपिटल N में से। और n की कहानी 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू कितना मिला आपको, 5 मिला। कि आप मैक्सिमम n का मान कितना रख सकते, 5। सारे बच्चों बात समझ में आई होगी। अब देखना बेटे थर्ड में 525, 125, 625। थर्ड का रोस्टर फॉर्म देख, सेट बिल्डर फॉर्म। ये तो लिखना ही है x एस दैट x। 525 कब होता है, जब उसका स्क्वायर करें। 125 कब होता है, जब उसका क्या करें, क्यूब। बस नजारे आगे क्या चमक गया, 5 की पावर n,
एन के स्थान पर 1 रख रहे हो तो 5 मिल रहा है, 2 रख रहे हो तो 25 मिल रहा है, 3 रख रहे हो तो 125 मिल रहा है, 4 रख रहे हो तो कितना मिल रहा है, 625 मिल रहा है। तो यहाँ दिखा दो n बिलोंग्स टू कैपिटल N, बट 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू कितना ही लिखना पड़ेगा, 4। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, 4 6, अब ध्यान देना यहाँ 4 6 सर ये 2 4 8 6, तो 2 आया, फिर 4 आया, फिर 6 आया, फिर कितना आएगा 8। नजारे आगे होंगे, प्रॉपर्टी को समझ लिया होगा कि क्या गुण है, x इक्वल टू कितना 2n। ये जो है किसका मल्टीपल है कि 1 रखोगे तो 2 आएगा, 2 रखोगे इस n के स्थान पर तो 4 आएगा, 3 रखोगे तो 6 आएगा, 4 रखोगे तो 8 आएगा। और इसने इनफाइनाइट तक भेजा है, मीनिंग n बिलोंग्स टू कैपिटल N। रखते चलो n का मान, तो चलता प्रोसेस आपका आता रहेगा। लास्ट 5वां क्वेश्चन आपको मिला कि 1 for 9। बात को समझना, ये तो रटी लो कि x सच दैट x, ऐसे तो आपको लिखना ही है, तो पैटर्न है लिखने। 1 for 9, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ऐसे 10 का स्क्वायर 100, यानी कि आपको क्या दिया, n स्क्वायर मिला। प्राकृत संख्याओं का क्या है, ये वर्ग है, बट कुछ कंडीशनें हैं कि n बिलोंग्स टू कैपिटल N लेना है, बट n का मान 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू कहां तक ही लेना है, 10 तक ही लेना है। 10 से ज्यादा का वर्ग ये आपको नहीं दे रखा है। तो अपन बेटे इजीली उस पैटर्न को समझ पाए कि रोस्टर फॉर्म में उसका क्या गुणधर्म दिया गया है, उन गुणधर्मों के आधार पर अपन ने यानी कि उस रोस्टर फॉर्म को किस में चेंज करना सीखा, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो देखना बेटा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से मिला कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध का मतलब समझ गए होंगे, बद्ध का दूसरा नाम क्या है, रोस्टर फॉर्म। तो आपको ये सारी चीज फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना। तो आइए बेटे सीखते हैं एक एक चीज। पहले में कहा है एक्स सच दैट एक्स एक विषम प्राकृत संख्या, लिख दो। विषम प्राकृत संख्या का मीनिंग क्या हुआ कि 1 लिखा, 3 लिखा, 5 लिखा, 7 लिखा, और ऐसे आपका मामला चलता गया। सेकंड, एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है, बात को ध्यान से समझना, इंटीजर है, जेड है, और उस जेड का मान इसके अंदर ही लेना है। मीनिंग ये आपको कहानी दी गई -1/2 लेस देन एक्स लेस देन 9/2। -1/2 का मतलब -0.5 से तो x का मान बड़ा होना चाहिए और 4.5 से क्या होना चाहिए, छोटा। और जो ये x है वो क्या होना चाहिए, आपका इंटीजर। ये है मेन महत्व, z में से लेना है। तो z -0.5 के बाद कौन आ जाएगा, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, और फिर लास्ट कौन, 4। ये आपका क्या चमक गया बेटे, रोस्टर फॉर्म चमक। आगे देखो, एक्स सच दैट एक पूर्णांक है और एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू कितना होना चाहिए, 4। यानी कि आपको एक्स का मान एक इंटीजर से लेना है, जेड से लेना है, पूर्णांक से लेना है, बट उन पूर्णांकों का यदि कल को वर्ग किया जाए तो उसका वर्ग या तो 4 हो जाए या 4 से क्या हो जाए, छोटा। तो देखना कि आप -2 ले सकते हो, -2 का वर्ग 4 या 4 से छोटा है, 4 होता है। फिर -1 ले सकते हो, इंटीजर में से 0 ले सकते हो, 1 ले सकते हो, और क्या ले सकते हो, 2। ये ऐसे इंटीजर हैं जिनका यदि कल को क्या किया जाए, वर्ग किया जाए, तो वो वर्ग या तो 4 है या फिर 4 से क्या ही है, छोटा। आगे बढ़ते हैं, लोयल शब्द का एक अक्षर जिसको आपको किस में लिखना है बेटा, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो एल लिख दो, फिर कॉमा लगा के ओ लिख दो, फिर कॉमा लगा के वाई लिख दो, फिर ए लिख दो, और फिर क्या लिख दो, एल पहले से आ गया तो बस छोड़। इसके बाद आता है एक्स सच दैट एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते। बात को ध्यान से समझना कि आपको वर्ष के वो महीने लिखने हैं जिनमें 31 दिन नहीं होते। मीनिंग वो हटा दो जिनमें 31, जनवरी 31 का हटा दो, फेब लिख दो,
फरवरी के बाद मार्च 31 का हटा दो, अप्रैल लिख दो, फिर मई 31 का है, तो यानी कि सबसे सीधा तरीका कि यहां जनवरी फरवरी, तो ये ऊपर जो आता है वो 31 के होते हैं, जो नीचे आते हैं वो 30 के, बट जो फरवरी 28 या 29 तो भी आएंगे। तो आप आगे की कहानी है कि एक्स सच दैट अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है, के से पहले आता है, तो वो व्यंजन लिखो आप। ए ई आई ओ को तो हटा दो पहले, तो कि ए ई आई ओ यू को तो हटा लो पूरे अल्फाबेट में से, और फिर के से पहले जितने बी अल्फाबेट आते हैं, तो बी आता है, कौन आता है, बी आता है, सी आता है, डी आता है, और कौन आता है, ई। ई को हटाओ, व्यंजन स्वर है ये। तो बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, एफ, जी, एच, आई स्वर हो गया, हटा दो, जे, यही आते हैं पहले के से व्यंजन जो है। तो देखो बेटे, समझ पाए होंगे बात को। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। बाईं ओर रोस्टर फॉर्म में और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित है, सही मिलान कीजिए। तो बेटे एक एग्जांपल अपन पढ़ चुके हैं, इस क्वेश्चन को आप लोगों को करना है और कमेंट्स में बताना है कि आपका आंसर क्या है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एग्जांपल नंबर 6 दिया गया आपको कि बतलाइए कि निम्नलिखित समुच्चयों में से, तो ये पार्ट आपका बेटा 1.1 का पार्ट अपन ने देख लिया है। अब स्टार्ट हो गया आपका 1.2 का पार्ट सेट से रिलेटेड, और इस 1.2 में जो अपन कंप्लीट पढ़ना चाह रहे हैं वो मैं आप लोगों को बता दूं। तो कल अपन ने कुछ कंडीशनें पढ़ी थी। कंडीशनें क्या पढ़ी थी कि टाइप ऑफ सेट्स को पढ़ा था अपन ने। किसको पढ़ा था, टाइप ऑफ सेट्स को। तो इसमें जो भी बातें पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ सेट्स की पढ़ने वाले हैं कि एक एम्प्टी सेट क्या होता है, एक सिंगल टोन सेट्स क्या होता है, एक फाइनाइट सेट्स क्या होता है, एक इनफाइनाइट सेट्स क्या होता है। तो जो पूरा आपका 1.2 एक्सरसाइज है वो डिपेंड करता है किस पर, टाइप ऑफ सेट्स पर। फिर आगे की जो कहानियां पढ़ेंगे वो सब सेट से रिलेटेड, पावर सेट से रिलेटेड। तो जैसे जैसे चलता जाएगा देखते हैं फिलहाल इस क्वेश्चन को कि आपसे क्या कहा गया, क्या पूछा गया। तो आपसे कहा बतलाइए कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा तो परिमित यानी कि फाइनाइट बताना है, और कौन सा अपरिमित इनफाइनाइट, इनफाइनाइट आपको बताना है। तो देखना फाइनाइट की डेफिनेशन, वे सेट्स जिनमें यानी कि अवयवों की संख्या क्या हो, सीमित, काउंट किया जा सके। इनफाइनाइट सेट्स में अवयवों की संख्या सीमित नहीं हो। आइए बस इस को चेक कर लेते हैं सेट्स में। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। पहला क्वेश्चन दिया किसमें आपको, किसमें दिया, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया। तो सबसे आसान तरीका होता है फाइनाइट और इनफाइनाइट चेक करने का कि आप उसको रोस्टर फॉर्म में ले आए। किसमें ले आए, रोस्टर फॉर्म। तो उसने क्या दिया आपको कि x माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो x बराबर वन, और x माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू कितना मिल गया आपको, 2 मिल गया। तो देखिए बेटे, आपको ये कंडीशन दी, कंडीशन का x माइनस वन बराबर जीरो, एक्स माइनस टू बराबर जीरो। तो अपन ने इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो अपन को दो वैल्यू मिली, और अपन इजीली देख पा रहे हैं इनको। अपन क्या कर रहे हैं, काउंट 1 और 2, कैसा सेट्स हो गया ये, फाइनाइट।
इसके बाद x सच दैट x बिलोंग टू n और x स्क्वायर इक्वल टू 4। जब x स्क्वायर इक्वल टू 4 आपको दे रखा है तो यानी कि यहां आप देखोगे तो x स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस कितना आया, x इक्वल टू प्लस माइनस कितना आया 2, और x इक्वल टू प्लस माइनस 2 आया तो माइनस 2 और कितना हो गया 2, यानी कि इजीली काउंट कर पा रहे हैं, क्या है फाइनाइट। अगला x बिलोंग टू n 2x माइनस 1 इक्वल टू, तो जब इसको कैलकुलेट करोगे 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो 2x इक्वल टू 1 तो x इक्वल टू कितना 1/2, और उसने तो क्या कहा है x बिलोंग टू n और 1/2 तो ही नहीं है, n में है ही नहीं, यानी कि आपके पास जो आया वो क्या आया ब्लैंक, या उसको क्या रिप्रेजेंट किया 5, और ये भी इजीली कैसा सेट्स है फाइनाइट है, कोई एलिमेंट ही नहीं है परिमित। फाइनाइट या इनफाइनाइट तो तब होगा, यानी इनफाइनाइट तो तब होगा जब इसमें बहुत सारी संख्या, इसमें तो कुछ है ही नहीं, काउंट करने की आवश्यकता नहीं है, ये भी क्या हो गया आपका फाइनाइट हो गया। x सच दैट x बिलोंग टू n, x एक अभाज्य संख्या। अब बात को समझना कि अभाज्य संख्या का मतलब 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, ऐसे दुनिया में चलते ही रहो ना, क्या कभी काउंट कर पाओगे अभाज्य संख्याओं, कभी रोक पाओगे आगे तक, इनफाइनाइट तक चलेगा मामला, और जब इनफाइनाइट तक चला गया आप काउंट नहीं कर पा रहे, मीनिंग वो क्या हो गया आपका इनफाइनाइट। तो ये जो आपका यानी कि समुच्चय है वो कैसा है इनफाइनाइट। इसके बाद x सच दैट x बिलोंग टू n, x विषम संख्या। अब विषम संख्या का मतलब क्या 1 3 5 7 9 11 चलते रहो ना, कभी विषम संख्याएं रुकेंगी क्या, रुक ही नहीं सकती, यानी कि ये भी आपका क्या होगा इनफाइनाइट। तो अपन ने देखा बेटे टाइप ऑफ सेट्स में जो अपन ने पढ़े थे फाइनाइट और इनफाइनाइट, और फाइनाइट और इनफाइनाइट से रिलेटेड एक एग्जांपल कि कब कोई सेट्स फाइनाइट होता है कब कोई सेट इनफाइनाइट होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला कहा समान समुच्चयों के युग्म छांटिए, ऐसा कोई युग्म जो और कारण भी बतलाइए। आपने पढ़ा था इक्वल और इक्विवेलेंट, तो आपको यहाँ इक्वल सेट्स के बारे में पूछा गया, तो एक बार मैं इक्वल सेट्स की दोबारा आपको कंडीशन ये बता देता हूं कि एक इक्वल सेट्स दो कंडीशनों पे होता है, एक तो एन ऑफ ए इक्वल टू क्या होना चाहिए एन ऑफ बी, और ऑल एलिमेंट आर सेम। बात को समझना, कि पहली कहानी तो क्या इक्वल सेट्स में कि जितनी संख्या में ए में है समुच्चय उतनी संख्या में किसमें होना चाहिए बी में, और जो ए में एलिमेंट और बी में एलिमेंट है वो भी कैसे होने चाहिए सेम, तो ये अपन क्या कहेंगे इक्वल सेट्स कहेंगे, अन्यथा इक्वल सेट्स नहीं कहेंगे। तो आइए बढ़े उस सवाल के माध्यम से कि ए आपको दिया गया क्या जी, ठीक है जी लिख लिया, बी आपको क्या दिया गया बी एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 15 एक्स लेस देन 5। देखना बेटे बेवकूफ कि x इज ग्रेटर देन 15, x का मान 15 से तो बड़ा हो और x का मान 5 से क्या हो छोटा, बात को समझना, x इज ग्रेटर देन 15 और x लेस देन 5। क्या कभी पॉसिबल है क्या कि मान लीजिए ये रियल नंबर की कोई लाइन, ये आपका कितना 5 और ये आपका कितना 15, इसने कहा 15 से बड़ी, 15 को शामिल नहीं किया तो ऐसे गई, 5 से छोटी तो ऐसे गई, तो कोई नंबर यानी कि कॉमन आया क्या, कुछ कॉमन नंबर ले पाओगे क्या, कि ऐसा संभव ही नहीं है, और संभव नहीं है तो यानी कि इसको रिक्त छोड़ दो या लिख दो क्या 5। टी के लिए देखते हैं, टी क्या क्या एक्स सच दैट एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू कितनी चमक रही है सभी को पता है 5। अगला यानी कि इसका भी रोस्टर फॉर्म बना लेते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, तो जब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 है तो एक्स इक्वल टू कितना चमकेगा प्लस माइनस 5, तो माइनस 5 और कितना लिख दिया 5, और इसके बाद कौन रह गया ई रह गया आपका, तो ई में एक्स सच दैट समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। पहले ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको सॉल्व कर ले, और सॉल्व करने का क्या तरीका कि माइनस 2x के ऐसे दो टुकड़े करने, तूने जोड़े तो माइनस का 2x आए और मल्टीप्लाई करे तो माइनस का 15 एक्स स्क्वायर आए,
15 कहाँ आता है, 5 और 3 पर आता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 3x माइनस 15 इक्वल टू 0, दो दो के जोड़े, x कॉमन लिया तो x माइनस कितना हो गया 5 प्लस 3 कॉमन लिया तो x माइनस 5, तो x प्लस 3 x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x के मान क्या है, एक तो -3 आ गया और एक x कितना आ गया 5। बात को ध्यान से समझना, समीकरण ये है और क्या कहा उसने, धन पूर्णांक। इन चीजों को मत भूल जाना, पॉजिटिव इंटीजर ही नंबर लेने हैं अपन को। कैसा ही नंबर लेना है, पॉजिटिव इंटीजर। तो क्या ये काउंट होगा, क्या x का मान ये काउंट ही नहीं होगा, पॉजिटिव इंटीजर है ही नहीं, वो तो कैसा है नेगेटिव। तो x इक्वल टू केवल और केवल क्या काउंट करना है आपको 5, कर लो काउंट 5। अब उसने आपसे पूछा क्या है, इक्वल सेट्स पूछ। तो इक्वल सेट्स का मतलब है उसमें एलिमेंट की संख्या समान तथा एलिमेंट भी कैसे आने चाहिए, सेम आने चाहिए। तो ये 0 है, ये 5 है, तो ये देख लो सी मे बी 5 है, ई मे बी 5 है, और केवल एक ही एलिमेंट है, यानी कि एन ऑफ ए इक्वल टू क्या नजर आ रहा है, एन ऑफ बी, और ऑल एलिमेंट आर क्या है, सेम। तो जो आपका इक्वल सेट्स होगा वो सी बराबर कौन हो जाएगा प्यारे बच्चों, ई हो जाएगा। तो अपन देख पाए कि किस तरीके से अपन जांच करते हैं कि कब कौन इक्वल होता है और कब कौन इक्वल नहीं होता। और ध्यान देना बेटे, इक्वल सेट्स की कंडीशनों को चेक करने के लिए यदि कल को आपको क्या दे रखा हो, सेट बिल्डर फॉर्म दे रखा हो, तो ऑलवेज आपको क्या ही लाना है, रोस्टर फॉर्म में ही लाना है। आगे बढ़ते हैं। आगे की कहानी दिन निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन सा समान है, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। देखिए वही इक्वल सेट्स की कहानी, और इक्वल सेट्स की कहानी में अभी अपन ने पढ़ा एन ऑफ ए इक्वल टू क्या होना चाहिए, एन ऑफ बी, और ऑल एलिमेंट आर क्या होने चाहिए, सेम दोनों सेटों के। तो ही अपन कहेंगे कि वो जो अपना सेट्स हैं, दो भी सेट हैं, वो कैसे सेट्स हैं, इक्वल सेट्स हैं, यानी कि ए और बी अगर कोई सेट्स है तो ए बराबर बी। आइए बेटे, ये भी कहानी आपको किस में दी गई है, सेट बिल्डर फॉर्म में दी गई है। सेट बिल्डर फॉर्म को आसान वे में बनाने के लिए अपन उसको ले आए रोस्टर फॉर्म में। तो आइए दोनों का रोस्टर फॉर्म बनाते हैं। पहला क्वेश्चन आपको कहा एक्स अलाउ, तो इसको मैंने कोई सेट ए मान लिया, तो ए कॉमा एल कॉमा ओ कॉमा क्या लिख दिया, बी। और बी यानी कि अगला कोई समुच्चय बी है और उसमें लोयल, तो एल कॉमा ओ कॉमा वाई कॉमा ए ये लिख दिया। अब आपसे पूछा पहले क्वेश्चन के लिए कि क्या बताइए कि ये दोनों सेट इक्वल है या नहीं। तो पहली कहानी कितने एलिमेंट है, 4, यानी कि एन ऑफ ए किसके बराबर है, एन ऑफ बी के। पहली स्थिति तो क्लियर हो गई कि एन ऑफ ए किसके बराबर है, एन ऑफ बी के। अब देखते हैं कि ईच एलिमेंट आर सेम, यानी प्रत्येक अवयव भी समान है कि नहीं है। तो यहाँ ए है तो यहाँ भी क्या है, ए है। यहाँ एल है तो यहाँ भी क्या है, एल। ओ यहाँ भी है, ओ यहाँ भी है, वाई यहाँ भी है, वाई यहाँ भी है, यानी कि मीनिंग तो बेटे वो अपन देख पाए कि ए इधर को भी है, इधर को भी है, एल इधर को भी है, इधर को भी है, ओ, यानी कि एन ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ बी, ईच एलिमेंट आर सेम, यानी कि आप लिख सकते हो ए बराबर क्या है आपका। आगे देखना बेटा, आपसे अगली कहानी क्या कही, सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं कि a इक्वल टू एन सच दैट एन बिलोंग टू जेड तथा एन स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। रोस्टर फॉर्म में लाओ, इसको a मान लेते हैं कि आपको n जो लेना है वो z में से लेना है, इंटीजर में से लेना है, और उसका स्क्वायर करें तो या तो 4 या 4 से छोटा। तो -2 -1 0 1 और कितना आ गया, 2 आ गया। अगला उसने b आपको जो दिया उसका भी अपन रोस्टर फॉर्म निकाल देते हैं, x बिलोंग टू r एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू। देखते हैं प्यारे बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो -3x के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि उनको कल को जोड़ा जाए तो -3x, और यानी कि मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना, 2x।
तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x प्लस का 2 इक्वल टू 0। दो के जब जोड़े बनाए तो x माइनस 2 आ गया, -1 कॉमन लिया तो x माइनस 2 बराबर क्या आ गया 0। तो x माइनस 1 और x माइनस 2, तो x बराबर 1 आ गया और x बराबर कितना चमक गया 1 और कितना आया 2। तो अपन देख पा रहे हैं कि इधर को एलिमेंट कितने हैं 5 और इधर को एलिमेंट कितने हैं 2। तो n ऑफ a नॉट इक्वल टू n ऑफ b, पहले ही कंडीशन क्या हो गई, फेल हो गई, यानी कि आपका a जो सेट्स है वो किसके बराबर नहीं है, b के बराबर। अगर पहली कंडीशन अप्लाई हो जाती है तो सेकंड कंडीशन भी अपन को चेक करनी है कि ऑल एलिमेंट आर सेम है या नहीं है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला देखिए आपकी एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय उदाहरण दीजिए। रिक्त समुच्चय का मतलब जो सेट्स एक भी एलिमेंट नहीं रखता हो, जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं आते हो, वो सारे के सारे आपके क्या कहलाएंगे, रिक्त समुच्चय कहलाएंगे। तो आइए बेटे निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय, ये चीज देखनी है। और आपको सारी कहानियां किस में दी गई हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में दी गई है। सेट बिल्डर फॉर्म को किस में ले आओ आप, तो रोस्टर फॉर्म में, सबसे आसान तरीका। तो यही देख लेते हैं बेटे कि क्या कहानी बनने वाली है। पहला क्वेश्चन का, दो से भाज्य विषम प्राकर संख्याओं का समुच्चय। दो से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय आपको बताना है कि वो संख्या दो से तो विभाजित हो और कैसी हो, विषम संख्या हो। तो आपने कभी देखा है ऐसा कि विषम संख्या और उसमें किसका भाग चला जाए, दो का? इम्पॉसिबल, कि ऐसा कोई इवन यानी कि ऑड नंबर है ही नहीं, तो किसका डिवाइड हो जाए, टू का डिवाइड हो जाए। मीनिंग ये आपका क्या नहीं, ये क्या है आपका एम्प्टी सेट। क्या है आपका एम्प्टी सेट, यानी रिक्त समुच्चय। ऐसी कोई संख्या आएगी नहीं विषम संख्या जिसमें किसका भाग चला जाए, दो का। अगला, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, बिल्कुल ये आपका एम्प्टी सेट से नहीं है। उसने कहा है कि संख्या सम और अभाज्य संख्या, तो मैं बता चुका हूं आपको टू, कि टू एक ऐसा नंबर है जो अभाज्य भी है और कैसी भी संख्या है, सम संख्या है, यानी कि ये आपका रिक्त समुच्चय नहीं है। एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है जो क्या है कि 5 से तो छोटी और 7 से बड़ी। वापस कि संख्या क्या है, 5 से तो छोटी, और संख्या क्या है, 7 से बड़ी। तो कुछ कॉमन मिल पाएगा, कुछ कॉमन ही नहीं मिल पाएगा, यानी ऐसी कोई संख्या ही नहीं हो 5 से छोटी हो जाए 7 से बड़ी हो, ऐसी कोई प्राकृत संख्या हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। मीनिंग इसको कहेंगे अपन एम्प्टी। क्या कह देंगे इसको, एम्प्टी सेट। लास्ट देखते हैं, वाई सच दैट किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। जब दो पैरेलल लाइन है तो उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन पॉइंट तब आता है जब वो रेखाएं एक दूसरे को क्या करे, इंटरसेक्ट करे, प्रतिच्छेद करे। कि मान लीजिए ये कोई लाइन L1 है और ये कोई लाइन क्या है, L2 है। तो ये यानी कि जब प्रतिच्छेद करेंगी तो ये इनका इंटरसेप्टिंग पॉइंट जो आएगा वो कॉमन पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है, कॉमन पॉइंट। बट उसने तो आपसे क्या कहा है कि रेखाएं कैसी हैं, समांतर है, पैरेलल है। मीनिंग एक रेखा ये गई और एक रेखा ये गई, तो इन रेखाओं को इनफाइनाइट तक कितना भी बढ़ा लिया जाए ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेप्ट करेंगी ही नहीं। और जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगी मीनिंग इनका कोई उभयनिष्ठ पॉइंट आ ही नहीं सकता। तो उस सेट से जो बनने वाला है वो कैसा हो जाएगा आपका, एम्प्टी सेट्स हो जाएगा प्यारे। क्या हो जाएगा आपका, एम्प्टी सेट्स हो जाएगा। तो बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं बेटे। अपन को कहा निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित। अब बताना है फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो यही देख लेते हैं, वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो वर्ष में टोटल 12 महीने होते हैं, कि जनवरी, फरवरी, मार्च और कहां तक, दिसंबर तक। तो इजीली अपन काउंट कर पा रहे हैं, तो आपका जो ये सेट हो गया वो कैसा हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। क्या हो गया, फाइनाइट। आगे बढ़े, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो यानी कि ये संख्याएं डॉट डॉट का मतलब कहां तक जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है। तो ये हो गया क्या, इनफाइनाइट। सेकंड क्या हो गया, इनफाइनाइट। फर्स्ट क्या हो गया, फाइनाइट। आगे देखते हैं, 1 2 3 99 और 100। डॉट डॉट तो लगाया बट लास्ट इसका जो जा रहा है वो 100 है, यानी कि अपन इजीली काउंट कर पा रहे हैं कि जो ये संख्याएं दे रखी हैं वो 1 2 कितना दे रखी है, 100। मीनिंग ये अपना क्या हो गया, फाइनाइट हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय।
अब 100 से बड़े धनात्मक पूर्णांक का मतलब 101 हो गया, 102 हो गया, 103 हो गया, 104 हो गया, ऐसे चलते ही रहो, रुको ही मत। तो ये प्रोसेस कहाँ तक जाएगा आपका? इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये कैसा सेट हो गया? इनफाइनाइट। कैसा सेट हो गया? इनफाइनाइट। इसके बाद लास्ट है 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, कि 99 से क्या होने चाहिए? छोटे अभाज्य पूर्णांक। क्या होने चाहिए? अभाज्य पूर्णांक। तो यानी कि अभाज्य पूर्णांक 99 से छोटे तो कहां तक जाएंगे? इनफाइनाइट तक जाएंगे, यानी कि ये भी आपका क्या हो गया? इनफाइनाइट सेट्स हो गया। आगे देखते हैं बेटे, थर्ड क्वेश्चन में कहा निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित और कौन अपरिमित। वही फाइनाइट और क्या दिखाना है आपको? इनफाइनाइट। देख लेते हैं फटाफट। एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, कि मान लीजिए ये आपका क्या है? एक्स अक्ष है। ये क्या है? एक्स अक्ष है। तो इसके समांतर रेखाओं का समुच्चय, यानी कि इस एक्स अक्ष के समांतर रेखाएं आप कितनी भी कह सकते हो, यानी कि इनफाइनाइट। तो ये कैसा हो गया आपका? इनफाइनाइट सेट्स हो। आगे बढ़े, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी में कितने अल्फाबेट होते हैं? 26 है, यानी कि काउंटेबल है, इजीली काउंट किया जाता है। तो ये क्या हो गया आपका? अगला फाइनाइट। ऐसा हो गया ये फाइनाइट। उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणा, जब 5 का गुणा का मतलब 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, ऐसे गुणा इनफाइनाइट तक क्या करते रहेंगे? चलते रहेंगे। तो ये आपका क्या हो गया बेटा? इनफाइनाइट सेट हो गया। क्या हो गया? इनफाइनाइट सेट। आगे, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों को समझ, बात को ध्यान से समझ, कि पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। तो अपन ने, यानी कि गवर्नमेंट ने ऐसी व्यवस्थाएं कर रखी है कि जो भी, यानी कि जितनी भी पॉपुलेशन काउंट कर सकते हो आपकी, जानवर हो, मानव हो, या और भी कोई व्यक्ति हो, सबको इजीली क्या किया जा सकता है? काउंट किया जा सकता है। कि मान लीजिए गणना जब भी की जानवरों के, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों की, तो इजीली इनको क्या किया जा सकता है? काउंट। तो ये आपका क्या कहलाया? फाइनाइट सेट्स कहलाया। क्या कहलाया? फाइनाइट सेट। इसके बाद मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। तो बेटा ये रहा आपका ओरिजन, और इस ओरिजन से जानने वाले, कि मान लीजिए कि ये कोई कंडीशन है, ये वृत्त चला गया, फिर ये वृत्त चला गया, ये वृत्त चला गया, इधर से कहीं से ही गुजार दो कि कोई वृत्त, यानी कि मूल बिंदु से ये चला गया, मूल बिंदु से ये चला गया, तो कितने इनफाइनाइट, यानी कि कोई गिनती नहीं कर सकते कि उस मूल जाएंगे। तो ये आपका कैसा सेट हो गया? इनफाइनाइट सेट हो गया। क्या हो गया? इनफाइनाइट। तो इजीली देख पाए कब फाइनाइट और कब इनफाइनाइट। आगे बढ़ते हैं मेरे सारे बच्चों, कि अगला कहा निम्नलिखित में से बताइए कि ए बराबर बी अथवा नहीं। ए बराबर बी का मीनिंग समझ गए आप? आपसे पूछा है इक्वल सेट। क्या पूछा है? इक्वल। और ए बराबर बी कब होता है? जब दो कंडीशन ने फॉलो करें, एन ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ बी, और दूसरा ऑल एलिमेंट आर सेम, दोनों सेट हो गए। आइए तो चर्चा करते हैं। ए इक्वल टू ए बी सी डी और बी इक्वल टू डी सी। देखना, संख्या में देखो चार ही है, संख्या में देखो चार है, मीनिंग एन ऑफ ए इक्वल टू क्या हो गया? एन ऑफ बी। अब देखते हैं एलिमेंट भी सेम है कि नहीं है। ए है, बिल्कुल ए है, बी है, बी है, सी है, सी है, डी है, डी है। क्रम का कोई मतलब नहीं, आगे पीछे हो, बट एलिमेंट वही होने चाहिए। तो यानी कि ऑल एलिमेंट आर क्या है? सेम। तो यानी कि पहले के लिए अपन ने लिख दिया कि ये क्या है? ए बराबर सेकंड। फॉर ए 1260 फोर थे, ये भी टोटल कितने हैं? 4। अब देखो 4 इधर को भी है, उधर को भी है, 8 इधर को भी है, उधर को भी है। अब ध्यान देना, सेकंड क्वेश्चन के लिए अभी मैंने क्या कहा कि एन ऑफ ए बराबर क्या होना चाहिए? एन ऑफ बी। तो इजीली अपन देख पा रहे हैं कि एन ऑफ ए बराबर एन ऑफ बी, और बराबर कितना है? संख्या में 4 है। बट देखो यहां अपन ने देखा तो 4 और 8, तो यहां भी 4 और 8, बट यहां 12 और यहां 16, यहां 16 है, बट यहां 12 और यहां कितना आ गया? 18। यानी कि ये एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में समान नहीं है। तो यानी कि ऑल एलिमेंट आर नॉट सेम। अब जब सेम नहीं है तो ये आप लिखोगे ए नॉट इक्वल टू बी, की समुच्चय ए किसके बराबर नहीं है? बी के बराबर नहीं है। आगे बढ़ते हैं बेटे, 2 4 6 8 10, यानी कि 2 4 6 8 10, और यहाँ बी को जो कहानी दी गई वो किस रूप में दी गई? तो पहले इसको भी रोस्टर फॉर्म में तो लिखा,
2 4 6 8 और 10। अब बी को भी अपन को किस में ही लाना है, रोस्टर फॉर्म में। सबसे इजी तरीका होता है किसी भी चीज को चेक करने का कि इक्वल सेट है, फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, एम्प्टी है, जो भी चीज है। तो देखो एक्स सच दैट एक्स सम धन पूर्णांक, यानी कि सम है और धनात्मक पूर्णांक है, और जिसका वर्ग यानी कि जो 10 या 10 से क्या है छोटा। तो सम धन पूर्णांक क्या 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, और क्या हो गया 10। इस कंडीशन को देखो कि x है वो इंटीजर है, यानी कि z, और z भी कैसा, पॉजिटिव इंटीजर। और पॉजिटिव इंटीजर में आपको नंबर कैसे लेने हैं, सम। पॉजिटिव इंटीजर में सम नंबर लोगे तो 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10। किसने कहा कि x का मान या तो 10 या 10 से क्या लेना है, छोटा। तो ये आया। अब देखो 5 n ऑफ a बराबर क्या है, n ऑफ b, वेरी गुड। और ईच एलिमेंट आर क्या है, सेम। तो यानी कि a बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, b लिख सकते हैं बेटे। a बराबर अपना क्या हो गया, b, यानी कि ये कैसा सेट्स हो गया, इक्वल सेट्स हो गया। आगे देखते हैं लास्ट, x सच दैट संख्या 10 का एक गुणज, 10 का क्या एक गुणज, और यहाँ 10 15 20 25। तो ये एक रोस्टर फॉर्म में है, ये रोस्टर फॉर्म में है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो पहले ही दोनों को किस में ले आए, रोस्टर फॉर्म में। तो ए लिखा पढ़ने चौथे के लिए, एक्स 10 का गुणज, 10 फिर 20 फिर 30 फिर 40 फिर 50 ऐसे जाएगा। और बी क्या दे रखा है, 10 15 20 25 30 ऐसे जा रहा है। तो इनफाइनाइट तक तो दोनों ही जा रहे हैं, बट यहाँ 10 है, ठीक है 10 है, 20 है, 15 है, नहीं बराबर नहीं है ऑल एलिमेंट। तो यानी कि ये भी दो ए नॉट इक्वल टू क्या कहलाएगा, बी कहलाएगा। नॉट इक्वल टू क्या कहलाएगा, बी। ये अपन देख पाए प्यारे बच्चों कैसे, यानी कि सेट्स इक्वल होते हैं, कब कब सेट्स इक्वल नहीं होते। आगे बढ़ते हैं, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बतलाइए। तो आपको 3 क्वेश्चन दिए गए और आपसे पूछा गया कि बताइए कि ये 3 सेट्स यानी कि इक्वल सेट्स है या नहीं है। तो जो भी आपको रोस्टर फॉर्म में सेट्स मिले उसको किस में बनाना है, आपको सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है। तो आइए बच्चों पहला क्वेश्चन करते हैं। तो a इक्वल टू आपको क्या दिया, 2,3 दिया, और इसका b क्या दिया, x सच दैट समीकरण x स्क्वायर 5x प्लस 6। देखो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 टुकड़े कर लो, तो एक तो 3x हो गया, एक 2x हो गया, और क्या हो गया 6। दो दो के क्या बना लो, जोड़े। तो x प्लस कितना हो गया 3, 2 x प्लस कितना हो गया 3, x प्लस 2 x प्लस 3 बराबर 0। तो क्या हो गया x बराबर -2 और -3 रख दो, -2 और -3। n ऑफ a बराबर n ऑफ b तो है, बट ऑल एलिमेंट आर नॉट सेम। तो a नॉट इक्वल टू क्या कहलाएगा, ये यानी कि पहला क्वेश्चन बराबर, यानी a समुच्चय के बराबर नहीं है, b के बराबर। सेकंड, फॉलो का एक अक्षर और वाई सच दैट वोल्फ का एक अक्षर। पहले तो इनको सेट बिल्डर फॉर्म में ले आओ बेटे, सेट बिल्डर फॉर्म वो रोस्टर फॉर्म में लाओगे। तो सेकंड के लिए यहां कर देता हूं, तो एफ लिखोगे, ओ लिखोगे, एल लिखोगे, और क्या लिखोगे डब्ल्यू, और रिपीटेशन आपको करना नहीं है। और बी के लिए क्या लिखोगे, डब्ल्यू लिखोगे, ओ लिखोगे, एल लिखोगे, और क्या लिखोगे एफ। देख पाए ये भी 4 ये भी 4, ठीक है। डब्ल्यू इधर को भी इधर को भी, एफ इधर को भी इधर को भी, ओ यहाँ भी, एल यहाँ भी। देखिए ऑल एलिमेंट भी क्या है सेम, मीनिंग ए इक्वल टू क्या कहलाया है। अगर ये कल को ए है ये बी है, अपन कह पाए कि एक ए बराबर क्या है बी, यानी सेट एक इसके बराबर है बी के बराबर। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, ये आपका लास्ट एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखना बेटे नीचे दिए हुए समान समुच्चयों का चयन कीजिए। तो अपन ने बहुत सारे यानी कि सेट्स पढ़े हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको करके किस में बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। और बेटे आज के लिए इतना ही, जो भी कुछ बचा है उसको नेक्स्ट क्लास में देख। बने रहे हमारे साथ कैलकुलस चैनल के साथ। आज के लिए इतना ही।